हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो और निश्चित रूप से तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ आप फर्स्ट ग्रेड को शामिल नहीं कर सकते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो कॉमर्स के लिए ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं जिनमें आप अपना भाग्य है वो आजमा सकते हो। साथियों, चाहे आपकी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे आपकी लेखा सहायक की हो, चाहे आपकी कोऑपरेटिव बैंक में चाहे आपके कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे बैंकिंग असिस्टेंट हो, चाहे आपकी बैंकिंग मैनेजर की पोस्ट हो, कुल मिला के बहुत सारी पोस्ट हैं वो आपके लिए आ चुकी हैं साथियों। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है अपने आप को साबित करने का और अपने लिए 2025 में एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है उसका सिलेक्शन करने का। क्योंकि साथियों, निश्चित रूप से आप तैयारियों में जुटोगे तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि भाई पहले तो ये सोचते हैं कि जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, और जब भर्ती आ जाती है तब ये सोचते हैं कि फॉर्म भरते हैं उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर सोचते हैं कि एग्जाम आएगी तब तैयारी करेंगे, और ऐसा करते करते अपना समय है वो निकल जाता है। अब आपको 2025 में ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे 2025 में एक बढ़िया जॉब है वो लेनी है, और उसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और इस हिसाब से अगर आप सोचते हो तो आपका ये परिवार है वो आपका खुले दिल से स्वागत करता है कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो, इस कॉमर्स के परिवार को आप आगे बढ़ाओ। अगर आगे बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से 2025 है वो आपके लिए सफलता का वर्ष होगा। आप हमारे परिवार के साथ जुड़े, अपने इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को साथियों के साथ कॉमर्स का जो परिवार है उसको भेजते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हम सब मिलकर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएं और आप उस तैयारियों में जुट जाएं। ठीक है साथियों, ये चर्चा होने के बाद आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाना चाहेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट से पहले मैंने कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे उन पे मैं चर्चा कर चुका हूं। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा है उन साथियों को मैं बता दूं कि उन क्लासों के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में अपन ने स्कूल लेक्चरर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर भी आप उन तमाम वीडियो को वॉच कर सकते हो और उनके हैंड्स नोट है वो बना सकते हो। साथियों, कॉमर्स में जो पाठ्यक्रम है वो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर आप संयमित ढंग से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप सिलेबस भी पूरा करोगे, सिलेक्शन भी लोगे। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट में सबसे पहले अपन ने बात की थी भाई जो वास्तव में फाइनल अकाउंट की आवश्यकताएं क्यों होती है ना, कौन कौन से फाइनल अकाउंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका P&L अकाउंट होता है वो लाभ की गणना करता है, इसलिए आपका P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो लाभ की गणना के लिए तैयार किया जाता है ना, लाभ बताता है, लाभ या हानि बताता है ये मान लो। जबकि आपकी बैलेंस शीट है वो व्यापार की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई पूंजीगत आय क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, आयगत आय क्या होती है, आयगत व्यय क्या होते हैं, और साथ में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उन पे भी अपन ने चर्चा कर ली थी। फिर भी अगर आपके मन में, क्योंकि इतनी चर्चा हो गई, हो सकता है कि चर्चा होने के बाद भी कोई पॉइंट ऐसा या तो मेरे से स्किप हो गया हो या आपके कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि उस समस्या का समाधान आप और हम मिल बैठकर करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको घर बैठे एक बढ़िया मटेरियल, एक बढ़िया जो आपका पाठ्यक्रम के जो पॉइंट्स है वो आपको उपलब्ध करवाए जाए। और साथियों, जब अपन डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे तो इन्हीं डिस्क्रिप्टिव में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके MCQ क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं, वैसे क्वेश्चन आपसे
हल करवाए जाएंगे और आप और हम मिलकर एक बढ़िया तैयारी है वो 2025 के लिए करेंगे। ठीक है साथियों, तो अपन आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और अपना जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, कॉमर्स वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि बड़ी वैकेंसियां लगातार आपके लिए आ रही है। तो इस बार आपकी नौकरी क्या होगी, पक्की होगी। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखेंगे आगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट जिसे अपन क्या कहते हैं, व्यापार खाता, है ना, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें ये ट्रेडिंग, क्योंकि अपन ने ये देख लिए कि भाई जो अंतिम खाते होते हैं ना, अंतिम खाते होते हैं ना, उसमें आपके तीन होते हैं खाते। एक तो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, है ना, और दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। पहले क्या था, ट्रेडिंग को अलग काउंट किया जाता था, पी&एल को अलग काउंट किया जाता था। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसका कंबाइंड नाम बोलने लगे ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट होता है, पी&एल का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, और बैलेंस शीट का असेट्स इक्वल लायबिलिटीज होता है। इसके लिए मैंने यह भी बताया था कि अगर कोई निर्माणी संस्था है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है उसका निर्माण करती है। उसकी अपनी की डिटेल से चर्चा हो चुकी है। मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो भी बना के दिखाया था कि भाई ये मद है वो टू साइड में आएंगी यानी डेबिट साइड में आएंगी, और ये मद है वो आपके बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में आएगी। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, तो उनको आप ध्यान रखना कि भाई कौन सी मद है वो कौन सी साइड है वो आएंगी। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। अब देखो इसमें क्या है कि व्यापार खाते से लेखा अवधि में बेचे गए माल की लागत और शुद्ध विक्रय मूल्य का अंतर सकल लाभ या सकल हानि प्राप्त होती है ना। जो आपका ट्रेडिंग है उसमें आपके बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप नेट सेल्स में से घटा दोगे तो अपने पास या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा, और नेट सेल्स ज्यादा है तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बेचे गए माल की लागत से अधिक होने पर सकल लाभ और कम होने पर सकल हानि होता है। क्या कह रहा है कि अपने पास विक्रय मूल्य है कि भाई अपन इसको फॉर्मूले में देखना चाहें कि भाई नेट प्रॉफिट ना कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये अपने पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस नेट सेल्स, है ना, नेट सेल्स, तो अपने पास ग्रॉस लॉस हो जाएगा, है ना। विक्रय मूल्य बेचे गए माल की लागत से अधिक है यानी नेट सेल्स ज्यादा है तो अपने पास सकल लाभ आ जाएगा, और अगर कम है तो सकल हानि हो जाएगी, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ये चीज वैसे आपने सबने पढ़ी होगी अच्छे तरीके से, ये 11वीं में भी आती है, आपके बीकॉम में भी आती है, सारी चीज आपने डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ी है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहां तक बात हो गई। यहां तक बात होने के बाद आगे बढ़ेंगे अपन। देखो ये आ गया अपना पूरा फॉर्मूला, सकल लाभ यानी शुद्ध विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। सकल लाभ चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, नेट सेल्स माइनस COGS, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, तो ये सकल लाभ आ जाएगा। अगर अपने को चाहिए विक्रय, है ना, अगर अपने को चाहिए क्या चाहिए, सेल्स, तो क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, है ना। ये परीक्षा में आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक ही तरीका पूछे। एक में आपसे जैसे सकल लाभ है तो वो सकल लाभ पूछ सकता है, तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अपने से सेल्स पूछ सकता है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो उसमें बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जोड़ देंगे तो सेल्स आ सकता है। अगर अपने से सकल लाभ है वो अलग तरीके से पूछता है, तो शुद्ध विक्रय, और भी चीज दे रखी है, शुद्ध विक्रय माइनस प्रारंभिक स्टॉक प्लस शुद्ध क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक, तो भी सकल लाभ आता है ना। तो भी क्या आता है, सकल लाभ आता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। इस तरीके से आ गया कि सकल लाभ बराबर शुद्ध विक्रय यानी नेट सेल्स, उसमें अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज है उसको क्लोजिंग स्टॉक में से घटा देंगे, जो चीज आएगी उसे नेट सेल्स में घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, सकल लाभ है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है वो अपने पास से आ जाएगा। ठीक है ना। अलग अलग तरीके से अगर आपको शुद्ध विक्रय चाहिए, शुद्ध विक्रय चाहिए तो क्या करेंगे, यानी नेट सेल्स चाहिए अपने को, तो नेट सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इस तरीके से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, नेट सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। यानी ये तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में और लिख दिया कि कई सारे इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन मैंने इनको शॉर्ट्स नोट्स के रूप में तैयार किया, अनावश्यक बातों को न लिखकर शॉर्ट्स नोट के रूप में तैयार किया। कईयों के मन में हो सकता है कि भाई ये चीज है, ये तो लिखी हुई होती है, किताब में लिखी हुई है, ऐसी की ऐसी आपने सर ने बोर्ड पे छाप दी। अरे भाई सब कुछ किताब में ही होता है, दूसरे देश से कोई नहीं लेके आता है, सब किताब में है, पर उनके अपने ज्ञान के आधार पर उनको समराइज करना होता है, क्योंकि एक बुक है वो लगभग 300 350 पेज की होती है, तो 350 पेज में पूरे में से प्रश्न थोड़ी आते हैं, उनको अपने को समराइज करना पड़ता है 100 से 50 पेजों के अंदर, ताकि उनको अपन पढ़ सके, बार बार पढ़ सके। तो ये हमारा उद्देश्य है कि भाई अपन ने समराइज करके आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया और डायरेक्ट आपको बोर्ड पर, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा वो एकदम क्लियर है, अगर आप इनके हैंड्स नोट बनाना चाहते हो तो आसानी से बना सकते हो। जैसे मान लो मैं कई शब्द लिखता हूं तो हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आए, है ना, लेकिन जो कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, इस उद्देश्य से हैंड्स नोट है उनको मैंने कंप्यूटर के माध्यम से चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे नेट सेल्स भी पूछा जाता है तो इस तरीके से कि नेट सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी करते हैं तो अपने पास नेट सेल्स है वो आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं उद्देश्य कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उस पर अपन बातें करेंगे। व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य सकल लाभ की राशि ज्ञात करना होता है। यानी क्या ज्ञात करना है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि भाई या तो ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल जाए या ग्रॉस लॉस का पता चल जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी है, वैसे तो देखो लॉस के लिए कोई भी काम नहीं करता है, सारी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो कमाया जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप तैयार करते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट कहां दिखाए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ना वो आपके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं,
ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो आपके डायरेक्ट खर्चों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई अपने पास सकल लाभ कितना है या सकल हानि कितना है। प्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी है ना, इससे क्या होता है अपन, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष व्यय का मतलब क्या, डायरेक्ट उनका सहयोग होता है, उनके बगैर उनका काम है नहीं हो सकता। जैसे अपन ने कोई मशीन खरीदी, मशीन बॉम्बे से खरीदी और बॉम्बे से लेकर वो यहाँ जयपुर आ रही है, तो जयपुर के लिए जो गाड़ी भाड़ा दिया जा रहा है वो आपका प्रत्यक्ष खर्चा है ना। मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में कि किसी भी मशीन या किसी भी ऐसे सामान को खरीदने से लेकर जहां उसको प्रतिस्थापित करते हैं वहां तक का जो समस्त खर्चा है वो उसकी लागत में जोड़ा जाता है और वो प्रत्यक्ष होता है ना। प्रत्यक्ष व्यय की जानकारी होती है अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यानी वर्ष के अंतिम दिन जो माल बिना बिके रह जाता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है ना। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल यानी वित्तीय वर्ष के अगले साल यानी 1 अप्रैल को ये ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्रारंभिक स्टॉक। इसके बाद नेट परचेज है ना। नेट परचेज क्या होता है कि भाई अपन बहुत सारा माल खरीदते हैं है ना, पर उसमें कई बार क्या होता है माल की क्वालिटी बढ़िया नहीं है ना, माल जो मंगाया था वो नहीं है, माल कोई स्क्रैप आ गया यानी कोई टूटा फूटा माल आ गया है ना, क्वालिटी बढ़िया नहीं है, क्वांटिटी बढ़िया नहीं है, किसी भी कारण से वापस भी कर देते हैं, तो जो रिटर्न करने के बाद जो बचता है ना वो आपका नेट परचेज होता है ना। आपने रिटर्न कितना कर दिया वो आपका नेट पर घटाने के बाद आपका नेट परचेज आता है। नेट सेल्स है ना, नेट सेल्स क्या होता है कि भाई इसमें भी यही कि भाई अपन ने कितना माल तो बेचा और उसमें से कितना किसी भी कारण से हमारे पास वापस आ जाए, जिसे अपन कहते हैं ना सेल्स रिटर्न। जिस प्रकार सेल्स होता है उसी प्रकार सेल्स रिटर्न होता है, जिस प्रकार परचेज होता है उसी प्रकार परचेज रिटर्न होता है। तो शुद्ध विक्रय की राशि भी अपन किससे ज्ञात करते हैं, ट्रेडिंग से ज्ञात करते हैं। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है। अभी अपन ने चर्चा भी की थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में, 2 फॉर्मूले अपन ने देखे थे कि किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो निकाल सकते हो है ना। यहाँ पे अपनी बात हुई थी ना, देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सकल लाभ है ना, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6 चीज दे रखी है। इन 6 में से अगर हमारे पास 5 चीज होंगी तो छठी चीज है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे तो सकल लाभ भी है, अपन शुद्ध लाभ भी ज्ञात कर सकते हैं, अपन प्रारंभिक स्टॉक भी ज्ञात कर सकते हैं, अपन शुद्ध क्रय भी ज्ञात कर सकते हैं, अपन प्रत्यक्ष व्यय भी ज्ञात कर सकते हैं, अपन अंतिम स्टॉक भी ज्ञात कर सकते हैं। बशर्ते अपने पास ये 6 आइटम दे रखे हैं उनमें से 5 होनी चाहिए। 5 की सूचना अपने पास है तो 6वीं चीज है वो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके उद्देश्य। आगे देखो, डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसके 2 पक्ष होते हैं, तो एक तो होता है डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष है ना। एक तो होता है डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें लिखी जाती है ये अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सी मद है जो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, तो पहला आता है आपका प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है वो आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखा जाएगा है ना। इसके बाद आता परचेज, क्रय है ना। क्रय में नगद और उधार माल का क्रय सम्मिलित करते हैं। क्रय चाहे आपकी नगद हो और चाहे उधार हो, दोनों क्रय वो ट्रेडिंग में लिखी जाएगी। लेकिन अगर कैश अकाउंट तैयार करते हैं तो उसमें सिर्फ नगद क्रय ही दिखाई जाएगी, और अगर परचेज बुक तैयार करते हैं तो उसमें केवल आपकी उधार क्रय ही दिखाई जाएगी। समझ गए मेरी बात। अगर अपन कैश अकाउंट तैयार करते हैं तो वहां पर नगद क्रय ही दिखाई जाएगी, और अगर परचेज बुक बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उधार क्रय ही दिखाई जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी नगद और उधार है वो दोनों शामिल की जाती है। शुद्ध क्रय राशि में क्रय वापसी को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है, जो आपकी परचेज रिटर्न होती है ना, परचेज रिटर्न को घटाया जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु लिया गया माल है ना, व्यापार का स्वामी है वो अपने निजी प्रयोग के लिए माल निकालता है तो वो राशि कम कर दी जाएगी। दान में दिया गया माल है तो वो भी इसमें से घटाया जाएगा। नमूने के रूप में दिया गया माल है वो भी घटाया गया है। मार्ग में माल
को शुद्ध क्रय में से सम्मिलित नहीं किया जाता। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। अगर जैसे अपन ने क्या किया, निजी प्रयोग के लिए माल दान में दिया है ना, तो क्या एंट्री करेंगे, निजी प्रयोग के लिए है तो ड्रॉइंग अकाउंट DR टू परचेज। परचेज हमेशा क्या होता है, क्रेडिट डेबिट होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर दान में दिया है ना, तो चैरिटी अकाउंट DR टू परचेज। और इस परचेज को क्या करना अपने को, जो आपकी परचेज की है, टोटल क्रय है, उसमें से लेस करेंगे और इसीलिए क्या आएगा, फिर ये शुद्ध परचेज की राशि, नेट परचेज की अमाउंट है वो अपने पास आएगी। ठीक है। मार्ग में माल को संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। जो होता है ना गुड इन ट्रांजिस्ट, गुड इन ट्रांजिस्ट है ना, मार्ग में माल। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई मार्ग में माल है, उसकी प्रविष्टि कहाँ होगी, तो मार्ग में माल, क्योंकि मार्ग में माल की कंडीशन कब आती है कि जब 31 मार्च हो गई है ना, 31 मार्च हो गई और अपने को खाते तैयार करने, अपन ने कोई माल का ऑर्डर है वो मान लो 28 मार्च को दे दिया था और वो माल है 29 मार्च को रवाना हो गया, लेकिन 31 मार्च तक हमारे पास नहीं पहुंचा है ना, तो वहां पर अपन कंफ्यूज हो गए क्योंकि रिसिप्ट भी नहीं हुआ और अपने पास माल आने भी आला। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, इस वजह से अपन क्या करते हैं कि जो मार्ग में जो माल है ना, उसको परचेज में से तो लेस कर देते हैं है ना, परचेज में तो क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और जो आपकी जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट है ना, उसकी असेट साइड में उसको दिखाया जाता है। तो ये अपने से परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि भाई गुड्स इन ट्रांजिट अंतिम खातों में कहां दिखाया जाएगा, तो अंतिम खातों में ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो परचेज है उसमें से लेस होगा और बैलेंस शीट के असेट साइड में से दिखाया जाएगा। ठीक है। आगे क्या है, व्यापारिक बट्टा क्रय में से घटाकर ही क्रय की प्रविष्टि की जाएगी। अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है ना, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो ट्रेड डिस्काउंट भी आपको क्या करना है, परचेज में से लेस करना है और लेस करने के बाद ही उसकी क्रय की प्रविष्टि है वो की जाएगी। किससे रिलेटेड है ये, ट्रेड डिस्काउंट के लिए, क्योंकि डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों में अंतर समझना। कैश डिस्काउंट ही हमेशा खातों में दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी खातों में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। और कौन सी मद है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो होंगी, प्रत्यक्ष में है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका कोई भी हो सकता है ना, वो आपका क्या क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है। माल के क्रय पर, माल के क्रय है ना, माल के क्रय कर गोदाम तक, अपन गोदाम तक पहुंचने तक समस्त वे प्रत्यक्ष वे कहलाते हैं। अपन ने जहां माल खरीदा है, जहां से माल खरीदा है, जहां से माल खरीदा है वहां से लेकर है ना, जहां से माल खरीदा है वहां से लेकर गोदाम तक जो माल लेकर आते हैं वहां तक का समस्त खर्चा है वो आपके प्रत्यक्ष व्यय में शामिल किया जाता है, उसको अपन प्रत्यक्ष व्यय में शामिल करते हैं है ना। इसके अलावा जैसे भाड़ा है, कोई ढुलाई व्यय है, वाहन व्यय है ना, फ्राइट है, कैरिज है, कार्टेज है, आदि सारे के सारे क्या होते हैं, क्रय में से शामिल करते हुए इनको प्रत्यक्ष माना जाता है। माल के क्रय पर चुकाया गया भाड़ा ये आपका किस में आएगा, प्रत्यक्ष आएगा। ढुलाई है, वाहन आदि कोई कर है, ये आपके सारे के सारे कहां लिखे जाते हैं, डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। गाड़ी भाड़ा या आवक गाड़ी भाड़ा यानी कैरिज और कैरिज इनवार्ड भी व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। देखो ये दो होते हैं, एक तो होता है आपका कैरिज इनवार्ड और एक होता है आपका कैरिज आउटवार्ड। अब इसमें अपने को बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ध्यान रखना जो इनवार्ड है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और जो आउटवार्ड है वो हमेशा P&L अकाउंट में आएगा।
ये अपने को ध्यान में रखना है ना। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। सो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर इनवर्ड आता है तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है, और अगर आउटवर्ड आता है तो P&L के डेबिट साइड में अपने को शो करना होता है। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है? क्लियर है सारी बात? तो ये आपके प्रत्यक्ष व्यय में शामिल होते हैं। और कुल मिलाकर प्रत्यक्ष व्यय की बात करें तो माल क्रय करने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने तक का और उसको स्थापित करने का जो समस्त खर्चा है वो उसकी कि प्रत्यक्ष व्यय की कैटेगरी में आता है, जिसमें फ्राइट है, कार्टेज है, कैरीज है ना। ये सारे के सारे डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जैसे गोदी प्रभार है, डॉक चार्जेस बोलते हैं इसको, सीमा शुल्क है, उत्पादन शुल्क है, इंग्लिश में कहते हैं डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, है ना। निर्माणी व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, माल के निर्माण करने पर किए गए व्यय, है ना। कारखाना में शक्ति, पावर, ईंधन यानी फ्यूल, कोयला यानी कोयल, गैस, है ना। कारखाना विकास यानी फैक्ट्री लाइटिंग, तेल ऑयल, मूल्य ह्रास अगर कोई मशीन पर है तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, है ना। मजदूरी है, मजदूरी एंड वेजेज, है ना, वेजेज एंड सैलरी। ये ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे सैलरी एंड वेजेज तो P&L के डेबिट पक्ष में आएगा, है ना। यहां पे क्या है, वेजेज एंड सैलरी। अगर वेजेज एंड सैलरी दे रखा है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष यानी टू पक्ष में दिखाना। लेकिन इसको थोड़ा सा विपरीत कर दें और वो कह दें सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज कहते ही आपको समझ जाना है कि वो ट्रेडिंग में ना आके P&L के डेबिट पक्ष में शो होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, है ना। तो ये अपने को कंफ्यूज कर सकता है, एक तो कैरीज इनवर्ड और एक कैरीज आउटवर्ड। और इसके अलावा आपका वेजेज एंड सैलरी एंड वेजेज या वेजेज एंड सैलरी। इसके अलावा अधिकार शुल्क है ना, कोई रॉयल्टी वगैरह है, किसी संपत्ति के प्रयोग के बदले भुगतान की गई राशि है, पैकिंग सामग्री और वे, यानी देखो पैकिंग सामग्री भी एक कंफ्यूज करती है। पैकिंग सामग्री हमेशा आपकी P&L में आती है, लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको बिना पैकिंग किए नहीं बेचा जा सकता, वो आपका किस में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। जैसे अपन बात करें कि भाई बहुत सारे ऐसे मटेरियल आते हैं कि जिनको क्या करना पड़ता है ना। आपने कोई कांच है, कांच का गिलास मान लो या कांच का कोई आइटम आपने बेचा तो नहीं दे सकते, उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। तो पैकिंग में जो खर्चा आएगा वो उसका डायरेक्ट होगा, और डायरेक्ट होगा तो वो ट्रेडिंग के टू साइड में आएगा, P&L में नहीं आएगा। और नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिंग को P&L में, जो आपका पैकिंग है उसको P&L में ही शो करते हैं डेबिट पक्ष में। तो ये आपके कुछ और एक्सपेंसेज है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में आएगी। इनको आप नोट कर लेना आराम से, है ना। चाहो तो आराम से इनको नोट कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन का रूप ले सकते हैं, है ना। इनमें से कोई भी एक ऐसा पूछ ले आपसे कि भाई निम्न में से कौन सी मद है जो आपके ट्रेडिंग में आएगी, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। पॉइंट टू पॉइंट चलना है, और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हर चीज आपके क्लियर भी होगी, ये हमारा मानना है ना। तो ये वो मद है जो आपकी ट्रेडिंग के टू साइड में दिखाई जाती है, यानी डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे देखते हैं। अब देखो महत्वपूर्ण बात आती है क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मद। वैसे आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट पक्ष में बहुत ज्यादा मद आती नहीं, क्लोजिंग स्टॉक और आपका सेल्स दो ही आते हैं, है ना। अगर नेट लॉस है, ग्रोस लॉस है तो वो आएगा, पर मुख्य रूप से दो ही आते हैं, है ना। तो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मद पहली आपकी है सेल्स, है ना। तो विक्रय में नगद और उधार माल का विक्रय शामिल होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है, अगर नगद विक्रय की बात होती है तो वो आपका कैश बुक में आता है, अगर उधार विक्रय की बात होती है तो वो आपका सेल्स बुक में आता है। लेकिन नगद और उधार दोनों की बात होती है तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है ना। किस में आता है, ट्रेडिंग में आता है, व्यापार खाते में आता है। ठीक है, विक्रय वापसी की राशि है वो विक्रय में से घटाकर शुद्ध विक्रय यानी नेट सेल्स है वो दिखाया जाता है। अगर कोई वापसी है, जो माल आपने बेचा था किसी भी परिस्थिति से वापस आ रहा है
तो उसकी एंट्री अपने को सेल्स रिटर्न के रूप में उस सेल्स में से घटाकर नेट सेल्स के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखनी है। ठीक है, व्यापारिक बट्टा विक्रय में से घटाकर ही विक्रय खाता क्रेडिट किया जाएगा। व्यापारिक बट्टा यानी वही बात आ गई वापस, ट्रेड डिस्काउंट, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी खातों में नहीं दिखाया जाता है। अगर आपने माल बेचते समय किसी व्यक्ति को कोई डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट को क्या करना है, आपके मैन विक्रय में से लेस कर देना। ठीक है, तलपट में व्यापार बट्टा लिखा हो तो विक्रय में से घटाया जाएगा। तलपट में व्यापारिक बट्टा अगर लिखा हुआ हो तो उसे विक्रय में से घटाया जाए। व्यापार बट्टा एक तो होता है व्यापारिक बट्टा, एक व्यापार बट्टा। अगर तलपट जो आपकी ट्रायल बैलेंस होती है ना, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो अगर ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा हुआ है व्यापार बट्टा, तो अपने को क्या करना है, इसे सेल्स में से घटाना पड़ेगा, सेल्स में से घटाना है। ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, नहीं है ना किसी प्रकार का कोई डाउट। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। एक चीज तो ये हो गई आपकी कि भाई अपन विक्रय दिखाते हैं क्रेडिट पक्ष में ट्रेडिंग अकाउंट के, और दूसरा होता है आपका अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, है ना। प्रथम व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और द्वितीय चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अब ये देखो अपना, है ना, अंतिम स्टॉक की प्रविष्टि कहां हो गई, दो जगह हो गई। कहां हो गई, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और एक जो आपकी चिट्ठा बनेगा यानी आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी ना, उसके संपत्ति पक्ष में से दिखाया जाएगा असेट साइड में। और ये इसकी क्या होती है, एंट्री हो जाएगी क्या, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये होगी, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब स्टॉक के बारे में और कुछ भी दे रखा है कि यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर लिखा है तो उसे केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही लिखा जाएगा, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना, है ना। दो स्टॉक की दो एंट्री होगी। ये तो अपने को पता चल गया कि भाई अगर नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसका समायोजन अपने को दो जगह करना है, एक तो अपने को ट्रेडिंग के क्रेडिट पक्ष में और दूसरा चिट्ठे के असेट साइड में, है ना। कंफर्म हो गया, ये हो गया अंतिम स्टॉक, ये इसकी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू ट्रेडिंग। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि यदि अंतिम स्टॉक तलपट के अंदर, यानी तलपट के अंदर का मतलब तलपट का जो प्रारूप होता है, देखा होगा आपने तलपट का प्रारूप, याद है क्या, तलपट का प्रारूप याद है क्या, देखो ये बनता है ना, ये है ना, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक यहां दे रखा है ना, तो ऐसी कंडीशन में अब यहां दे दिया तो जो बैलेंस है वो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ही दिखाया जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा है जिसके डबल आपको तरीके ध्यान में रखने। अगर सीधा दे रखा है तो अपने को ट्रेडिंग में भी एंट्री है और आपकी बैलेंस शीट में भी है, लेकिन अगर अंतिम स्टॉक के अंदर, तलपट के अंदर दे रखा है तो उसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा और ये इसकी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। बताओ, देखें, ये था एक और शानदार सेशन जो निश्चित रूप से मैंने आपके साथ शेयर किया है। सारी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी, लगता नहीं कि फिर भी आपके मन में कोई डाउट है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हम आपका सहयोग कर सकें।
एक और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें इस परिवार के मेंबर बनने के लिए। साथियों, कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है और साथ में फर्स्ट ग्रेड में बढ़ने की संभावना और है। तो क्यों ना आप मन लगा के पूरे जोश और उत्साह से तैयारी करें, और तैयारी करेंगे तो 2025 है वो आपके लिए बढ़िया वर्ष होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।